नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और हम लेकर हाजिर अपनी खास पेशकश। एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां इसी महीने की 9 तारीख को 31 नक्सलियों को ठिकाने लगाया गया था। हमें वहां एनकाउंटर के तमाम निशान दिखे, पेड़ के तनों पर गोलियों के निशान दिखे, नक्सलियों के दस्तावेज भी हमने देखे और भी बहुत कुछ हमारी टीम ने कैमरे में कैद किया। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने उस जगह से रिपोर्ट की है जहां अभी भी नक्सलियों से एनकाउंटर के निशान मौजूद हैं। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। 9 फरवरी को माओवादियों के ऊपर जो अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हमला जवानों ने किया, जिसमें 31 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस के जवानों ने किया है, जिसमें अब तक 5 लोगों की शिनाख्ती हो चुकी है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुठभेड़ हुई कैसे होगी, कैसे 31 माओवादी मारे गए होंगे, कैसे जवानों के घेरे में फंस गए होंगे और ऐसा कैसे हुआ होगा कि वो अपने आप को बचा नहीं पाए और साथ ही साथ इस घटना में 2 जवान शहीद भी हो गए और 2 जवान घायल भी हुए। तो अब तक जो मुझे समझ में आया, काफ़ी देर से इस पहाड़ी पे घूम रहा हूँ, ये वो लास्ट पॉइंट है जिस पॉइंट पर पूरा ये मुठभेड़ हुआ। और इस पूरे मुठभेड़ में कैसे कैसे मुठभेड़ हुआ वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले दिखाऊँ कि ये पहाड़ी का इलाका है और यहाँ पर जो है इस तरह से ये पहाड़ है और माओवादी जो है इसी तरफ में गांव पड़ेगा और उस तरफ से चारों तरफ से जो फोर्स है वो पहुंची हुई थी। सबसे पहले फोर्स ने इसी तरफ से अटैक करना शुरू किया, क्योंकि उसका जो हमको जो साक्ष्य समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। ये ऊंचाई पर है और जब उधर से फायरिंग शुरू हुई तो नीचे कुछ पेड़ों पर दोनों तरफ से निशान है, जिससे समझ में आ रहा है कि ऊंचाई से भी फायरिंग किया गया है, क्योंकि पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई से गोली की लगने के निशान भी हैं। और ये जो इलाका है पत्थर, ये काफ़ी अनुकूल था माओवादियों को मोर्चा लेने के लिए और यही वजह है कि यहाँ पर माओवादी जो है जवानों के ऊपर भारी भी पड़े और जो 2 जवान शहीद हुए वो भी इस इलाके में शहीद हुए और उसके भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले तो ये था कि माओवादी यहाँ दौड़ते हुए ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद जब यहाँ पर मुठभेड़ हुई तो माओवादियों को यहाँ मोर्चा लेने में आसानी मिली। जब तक वो यहाँ चढ़ते हुए जवानों के साथ मुठभेड़ करते, उस दरमियान बाकी के जो जवान थे उन्होंने भी इस पूरे इलाके को चारों तरफ से गोल घेरा बंद किया था, क्योंकि अलग अलग इलाकों से जवान यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और ये देखिए, यहाँ पर जो साक्ष्य अभी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उस पत्थरों से जो मोर्चा लिया गया, गोलियों के निशान हैं। यहाँ पर जो पेड़ पर देखिए गोलियों के निशान हैं, ये गोलियों के निशान हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ दागे गए और इसी समय में इसी जगह पर जवान को गोली लगी। ये जवान की वर्दी जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ है, इसको थोड़ा पास से दिखा दो। ये जवान की वर्दी है जो कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं खून से लथपथ है। हो सकता है कि ये घायल जवान या फिर जो शहीद हुए उन जवान की वर्दी हो। यहाँ घटना स्थल पर ये इंजेक्शन, सिरिंज और ये दवाइयाँ जो यूज़ की गई, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मुठभेड़ हुई जिसमें जवान को नुकसान उठाना पड़ा और आगे जो है बता रहे हैं कि ये माओवादी लगातार, जब उनको ये समझ में आने लगा कि इस इलाके में पूरी तरफ से जवानों के घेरे में, चंगुल में माओवादी फंस गए, यहीं कहीं पर कुछ कारतूस भी हमने देखे थे और यहाँ पर माओवादियों के जो सामान है वो भी जवानों ने आग के हवाले कर दिया था, जिससे यहाँ सूखे पत्तों में ये आग फैली हुई है और चारों तरफ ये आग के निशान हैं। ये देखिए, ये उसके बाद जला ये कारतूस का खाली खोखा जो यहाँ पड़ा हुआ है, जो कि बताता है कि इस तरफ में भी मुठभेड़ हुई। और ये देखिए, ये पूरी पहाड़ी, यहाँ पर दरअसल इसके पहले भी जब भी भंडार पदर या कुतुल जो भी मुठभेड़ें हुई हैं, जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं, हर मुठभेड़ में एक चीज़ कॉमन देखने को मिला है कि माओवादी भागते हुए पहाड़ियों के ऊपर ही चढ़े। कुतुल में भी 8 माओवादी जब मारे गए थे उस इलाके में, ये देखिए
उनके सामान है जो यहाँ पर मुठभेड़ के बाद जवानों ने एकत्रित करके आग के हवाले कर दिया। इसमें उनका राशन दिख रहा है, चावल है, शक्कर है, ये उनके कुछ दस्तावेज हैं जिसमें श्रीकाकुलम महिला योद्धा कॉमरेड पंचादी निर्मला के नाम पे लिखा हुआ है, गोंडी में लिखा हुआ है। और ये देखिए माओवादियों का ये एक डायरी जिसमें 7 करोड़ भाषा कुछ लिखा हुआ है। नमक कॉमरेड आयतु सबका जिक्र है और इसे भी हालांकि जवानों ने जला दिया। इसमें बहुत सारी गोंडी भाषा में लिखी हुई है सारी चीज़ें। हो सकता है कि उनकी अलग अलग जानकारियां रही हों। और ये उसके बाद में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखिए पेड़ों पर गोलियों के निशान है ऊपर में, जिससे पता चल रहा है कि मुठभेड़ का ये इलाका है और किस तरह से माओवादी जवानों के गिरफ्त में आ गए, घेरे में आ गए। बहुत देर तक उन्होंने मुठभेड़ भी की, लेकिन जो संख्या जवानों की थी ज़्यादा। यहाँ देखिए यहाँ नेटवर्क भी है। अच्छा, बीते ये देखिए ये पेड़ जल चुका था, जलकर अभी ये खतरा हो सकता था। अभी जो है जस्ट में हम लोग यहाँ से पार हुए और पार होने के बाद ये पेड़ गिर गया। ये किस्मत अच्छी थी कि हम यहाँ से आगे बढ़ चुके थे, नहीं तो पेड़ हमारे ऊपर गिर जाता। आगे क्या सामान मिलते हैं और क्या साक्ष्य वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये वो जो पहाड़ी है जहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चारों तरफ जो है वो माओवादियों को इसी स्पॉट पे घेरा हुआ था और अलग अलग जानकारियाँ अलग अलग तरह से मिल रही हैं। कुछ जवानों ने भी बताया था कि ऊपर से माओवादी अटैक कर रहे थे और उसके बहुत साक्ष्य भी नज़र आ रहे हैं। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ आप देखें एक जवान का जूता मुझे लग रहा है क्योंकि इस तरह के जूते जवान ही पहना करते हैं। जो 2 जवान घायल हुए, 2 जवान शहीद हुए, उसमें से लगता है कि एक जवान का जूता ये है जो यहाँ पे घटना स्थल पर है। यहाँ पे चारों तरफ खून के निशान हैं। आप यहाँ पे भी हैं खून, ये चारों तरफ जो है हर पत्थर पे खून के निशान हैं और पत्थरों पे गोलियों के निशान भी हैं। ये देखिए ये पत्थरों पे गोलियाँ लगी हुई हैं ये, और पेड़ों पे भी गोलियाँ लगी हुई हैं अलग अलग जगह पर। ये सब माओवादियों के जो सामान हैं और पत्थरों पे गोलियों के निशान हैं जो बता रहे हैं कि ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग हुई है। और इधर पेड़ पे भी गोलियों के निशान हैं। जिधर आप देखेंगे वहाँ आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। चप्पलों की जोड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये चप्पल देखिए, ये सब माओवादियों के चप्पल हैं और ये भी माओवादियों के चप्पल हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉलीथीन में एक भाजी रखी हुई है। इससे आप ये भी समझिए कि ये भाजी कुछ अलग टाइप की है। ये समझ में नहीं आ रही है, एक जंगली फूल टाइप का लग रहा है। हो सकता है कि ये खाने में तो इसका उपयोग शायद ही करते हों। हो सकता है कि कुछ जड़ी बूटी की तरह इसका इस्तेमाल करते हों। संभवतः माओवादियों की जड़ी बूटी। और इस तरह से जब चारों तरफ से जवानों ने घेरा माओवादियों को, तो माओवादी ऐसे हर तरफ से उन्होंने कोशिश की कि कैसे वो अपने आप को बचाएं, कैसे, और जवानों के साथ उन्होंने मुठभेड़ भी किया हर जगह। देखिए यहाँ पे भी सामान है माओवादियों का और वहाँ पर भी खून के निशान हैं जहाँ पर दिख रहा है कि उस इलाके में भी उस जगह पर भी माओवादी थे। ये चारों तरफ आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी ये माओवादियों का एक कारतूस है, जिंदा कारतूस है। ये जो लोहे का कारतूस वो बीजीएल लॉन्चर के तौर पे जो यूज़ करते हैं, उसमें इसी तरह के कारतूस माओवादी यूज़ करते हैं। देखिए अंदर, इसके अंदर बारूद भरा हुआ है और ये उसका ट्रिगर पॉइंट है। इस पर जब पिन पड़ता है तो ये ब्लास्ट होता है। ये यहीं पर छूट गया है माओवादियों का। इस तरह से चारों तरफ और भी सामान है, आपको दिखाता हूँ। तो मैं बता रहा था कि किस तरह से
यहाँ मुठभेड़ हुई होगी, चारों तरफ से घिर गए माओवादी और वहाँ पर अभी हालांकि ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, इस वजह से भी गर्मी बहुत तेज़ अब यहाँ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब आप देखिए चारों तरफ ये पहाड़ी है ना, चारों तरफ, और वहाँ पे जवान घायल हुआ होगा। यहाँ पर ये देखिए, और तत्कालीन तौर पर जवान के इलाज की स्थिति व्यवस्था भी की गई। इसे देखकर लगता है कि जवान को ग्लूकोज भी चढ़ाया गया, दवाई भी दी गई, इस तरह से दवाई का इस्तेमाल भी किया गया। ये मलेरिया का किट है, इसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था जवानों के उपचार के लिए। और इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन है। मुझे लगता है कि माओवादी जो है यहाँ पर कैंपिंग किए हुए थे और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जवान इतनी दूर आ जाएंगे, उनको पता नहीं चल पाएगा। जो मैंने पहले बताया कि अब जवान ड्रोन और तमाम उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस वजह से उन्हें बहुत पिन पॉइंट लोकेशन भी माओवादियों की मिल रही। दूसरी चीज़ कि माओवादी जो हैं वो लगातार फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे भी नेटवर्क है और नेटवर्क होने की वजह से भी उनके लोकेशन ट्रैक किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े बर्तन और ये पका हुआ चावल, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है कितनी बड़ी संख्या में माओवादी रहे होंगे, उतने लोगों के भोजन की व्यवस्था। देखिए यहाँ पे ये कारतूस, हालांकि महिला माओवादी चूड़ियाँ पहनती नहीं हैं, लेकिन यहाँ चूड़ियाँ भी हैं। अभी चूड़ियाँ क्यों हैं पता नहीं, लेकिन ये कारतूस ऑटोमेटिक वेपन्स के हैं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से ऑल ओवर जो घटना का जो मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से घटना हुई, तो मैं आपको बताऊं एक बार और कि हुआ ये कि माओवादी इस तरफ से, मेरे पीछे जिस तरफ से हमारे भाई कैमरा चला रहे हैं, उस तरफ से माओवादी दौड़ते हुए यहाँ चढ़े, या यहाँ पहले से कैंप किए हुए होंगे, क्योंकि यहाँ जिस तरह से ये बर्तन वर्तन सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि यहाँ खाना बनाने की व्यवस्था में रहे हों। उनको इस बात का इल्म ना रहा हो कि इस इलाके में फ़ोर्स उनको घेर सकती है। फ़ोर्स को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली, सबसे पहले उस इलाके से आए और वहाँ जवान घायल भी हुए, शहीद भी हुए, और वहाँ जब अच्छा मोर्चा माओवादियों को मिला तो उन्होंने जमकर मुठभेड़ भी की। एक बड़ी मुठभेड़ हुई जो अब तक की तीसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है 2024 और 25 के दरमियान की, जिसमें माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके पहले कांकेर के हापाटोला में 29 माओवादी सबसे पहले मारे गए, फिर बीजापुर और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके के थुलथुली में 38 नक्सली मारे गए, और अब इस इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 31 माओवादी मारे गए। उस घटनास्थल की ग्राउंड रिपोर्ट करने जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ समझ में आ रही हैं। सबसे पहले हम कुटरू पहुँचे, कुटरू से फिर फरसेगढ़, और फरसेगढ़ से फिर जंगल के रास्ते होते होते हम अन्नापुर पहुँचे, और अन्नापुर से हम काफ़ी दूर जंगलों में अंदर आने के बाद अभी लगभग आधे घंटे से पैदल चल रहे हैं। तब अब उस इलाके में पहुँचे जिस इलाके में एक्चुअल मुठभेड़ हुई थी। पीछे एक खुला मैदानी जंगल मिला जहाँ पर जो जवानों का हेलीकॉप्टर उतारने की जो तस्वीर नज़र आई थी, वो भी हमें पीछे में मिला, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे से। और यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले ये गोली के निशान इस पेड़ पर दिख रहे हैं, जो इस बात के गवाह है कि इस इलाके में गोली तो चली है। पीछे और भी पेड़ों में गोलियों के निशान लगे हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ आने से पहले हमने कुछ जवानों से मुलाकात की थी, और जवानों ने बताया था कि यहाँ इस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर चारों तरफ से जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फोर्स यहाँ पर पहुँची, तो पहुँचने के बाद माओवादी इसी पहाड़ में चढ़ने लगे।
और इस दरमियान जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा और घेर कर यहीं पर मुठभेड़ हुई। तब एक जवान बता रहे थे कि चूँकि आप देखें यहाँ से नीचे का इलाका है जिधर से जवानों ने माओवादियों को घेरा होगा, और घेरने के बाद ऊपर से फायरिंग की गई ताबड़तोड़ जवानों के ऊपर, और यही वजह है कि इसमें 2 जवान घायल हुए और 2 जवान शहीद हो गए। जवानों की संख्या ज़्यादा थी माओवादियों के मुकाबले, जिससे जो भी 2-3 घंटे तक मुठभेड़ चली और उसके बाद जवानों ने 31 माओवादियों को मार गिराया। चारों तरफ से इस इलाके को घेर रखा गया था, कॉर्डन किया गया था। उसके बावजूद कुछ जवान बता रहे थे कि माओवादियों की संख्या इससे ज़्यादा थी, लेकिन बहुत सारे माओवादी जवानों के ऊपर हमला करते हुए रास्ता बनाया उन्होंने और उनके बहुत से साथी को लेकर भाग निकलने में कामयाब हुए। हालांकि 31 मारे गए माओवादियों में अब तक 5 लोगों की शिनाख्ती हुई है और शेष माओवादियों की शिनाख्ती होना बाकी है, और माओवादियों की तरफ से अभी कोई प्रेस नोट आया नहीं जिसमें कि वो इस बात की जानकारी दें कि मारे गए लोग में उनके साथियों के नाम क्या थे और क्या क्या डर थे। 31 माओवादियों को जब मारा गया मुठभेड़ में, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अन्नापुर के इस पहाड़ी में जहाँ से हमने अभी ग्राउंड रिपोर्ट किया, वहाँ से लौटकर रास्ते भर पूरे निशान दिख रहे हैं कि किस तरह से जवान उन मारे गए माओवादियों के शव और अपने 2 साथी जवानों के शव जो कि शहीद हुए थे वहाँ पर, और 2 घायल जवानों को लेकर इसी स्पॉट पर पहुँचे। आपने एक तस्वीर देखी होगी जो वीडियो मुठभेड़ के बाद वायरल हुई कि उसमें एक हेलीकॉप्टर से जवानों के शव और मारे गए माओवादियों के शव को रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर निकाला गया। पहली दफ़े मारे गए माओवादियों के शव को निकालने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, वायुसेना का उपयोग किया गया। तो ये वही इलाका है और यहाँ पर अभी भी वो निशान है। ये देखिए, ये जवान की वर्दी है और जो घायल जवान है मुझे लगता है कि ये उसी की वर्दी है, और इस पे अभी भी कुछ सामान ये पिट्ठू बैग का है यहाँ पड़ा हुआ है। ये लकड़ियों के बल्लियाँ जिसमें मारे गए माओवादियों के शव को पॉलीथीन में लपेटकर जवानों के द्वारा इस तरह से लाया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके करीबन 20-30 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर ये लकड़ियाँ हैं और ये रस्सी बांधने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे भी माओवादियों के जो है कुछ दस्तावेज जवानों ने फेंक दिए हैं। इसमें भी ये जवान वहाँ से बरामद किए थे जिसमें माओवादियों के कोई दस्तावेज है, बुकलेट जिसमें उनकी तस्वीरें हैं और माओवादियों की तस्वीरें इस तरह से ये काटा गया। और सबसे ख़ास बात है कि जवानों ने इसी जगह को क्यों चुना। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम समतल इलाका है, पहाड़ी के एकदम किनारे, मुठभेड़ के सबसे करीब का ये सबसे इलाका समतल है और यहाँ पर पेड़ों की संख्या काफ़ी कम थी। बाकी जगह पे आप देखें तो घने पेड़ आपको दिख रहे हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर उतारना संभव नहीं था। और ये इलाका यहाँ पर काफ़ी कम पेड़ थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके लगभग मुझे लगता है कि 20-25 छोटे छोटे पेड़ों को काटा गया और ये इतना स्थान यहाँ पर जवानों ने तैयार किया। और इसी जगह पर फिर हेलीकॉप्टर Mi-17 नीचे उतरा और उसमें से जवानों के शव को और मारे गए माओवादियों के शव को हेलीकॉप्टर में डालकर यहाँ से वापस निकाला गया। 2 दिन तक ये पूरा ये मुठभेड़ और सर्चिंग ऑपरेशन ये सब सारी कार्रवाइयाँ चली, जिसमें DRG, STF और बस्तर फाइटर के जवान थे। संख्या को लेकर हालांकि खुलासा नहीं किया जाता सुरक्षागत कारणों से, और
इस इलाके में माओवादी अपने आप को काफ़ी सुरक्षित मानते थे, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। अगर आप ड्रोन शॉट देख रहे हो इस वक्त, तो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और दूर दूर तक घने जंगल हैं। अबूझमाड़ का भी ये इलाका है, बीजापुर ज़िले का अबूझमाड़ का इलाका है, इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ का। तो लेकिन माओवादियों को इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं था कि जवान उन्हें इस सुरक्षित इलाके में भी घेर लेंगे और उन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। घटनास्थल से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। अशोकनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की जमीन पर बने पक्के मकानों को हटाया जा रहा है, साथ ही कब्जा कर की जा रही खेती पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। करीला मेले से पहले मेला परिसर के आसपास के इलाके को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वन विभाग और राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू की। बता दें कि अशोकनगर में रंग पंचमी के मौके पर करीला में बड़ा मेला लगता है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। अशोकनगर में फॉरेस्ट और राजस्व विभाग के द्वारा करीला धाम पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने का एक प्लान तैयार करके सुबह से यहां लगभग 200 फॉरेस्ट और पुलिस के जवानों के साथ अधिकारी यहां पहुंचे थे और कार्रवाई भी की गई। लेकिन कार्रवाई करने के बाद कहीं ना कहीं इन पर जो एक लंबा प्रेशर था, प्रेशर के बाद भी इन अधिकारियों द्वारा यहाँ कार्रवाई करने की जद्दोजहद की गई। लेकिन इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हुए हैं और देखा जाए तो कई खेतों पर प्रशासन का बुलडोजर चढ़ा और खड़ी फसल को इन्होंने बिल्कुल जमींदोज कर दिया। साथ ही साथ लोगों ने भी इन अधिकारियों की मंशा को मानते हुए, इनका सहयोग करते हुए अपने मकानों से सामान निकाल लिया था और सामान को भी अपने घरों से बाहर रखकर फुटपाथ पर रख लिया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ही परिवार के पास। आप देख सकते हैं इन्होंने अपना पूरा परिवार का जो गृहस्थी का सामान था वो ये फुटपाथ पे आके खेतों में रख लिया था। इनका भी खेत भी प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो प्रशासन ने जो एक बड़ी कार्रवाई जिस तरह से दल बल के साथ अधिकारी पहुंचे थे उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई को आज स्थगित किया और 8 से 10 दिन का समय देने के बाद इन लोगों को कही गई है कि 8 से 10 दिन बाद हम फिर आएंगे और फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि उन कुछ ही परिवारों को इस कार्रवाई की चपेट में आना पड़ा और कई रोते बिलखते चेहरे भी दिखाई दिए और जो उनकी पूरी साल भर की पूंजी होती थी फसल, उस लहलहाती फसल को जमींदोज कर दिया। तो ऐसे ही किसान हमारे साथ मौजूद है। दादा, क्या फसल थी और कैसे कार्रवाई की गई? मैं तो साथ देखते से गई और जिनमें हम पर बच्चों परंपरा को दरिया साथ जाए अगले पुराने छोड़ गए, हमें जाएंगे, हमें कपत हो गई जो कहा है हमें बोल रहे हैं कर्मचारी जैसे फॉरेस्ट वाले पे हमसे करके 1000 रुपया की लगेज भी लेते, हर साल की दो ही फसलों पर देते हम। और बस एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कौन आपसे पैसे मांगता था और कितने मांगते थे? जैसे फॉरेस्ट में सिपाही लोग लेते थे। ये किसान है, इनकी फसल नष्ट की है, तो कहीं ना कहीं इनका आरोप भी है कि पैसे लेते थे फॉरेस्ट के कर्मचारी और उनसे ये पूरे फसलें बुवाई की। एक इसी परिवार की महिला है। अम्मा, पूरा गृहस्थी का सामान फुटपाथ पे है, क्या कहना चाहेंगी? अनाज कर दा, फसल जा कर दा, मशीन चला दा, हम का खाएंगे? हमें कच्चू तो नहीं, हमरे मोड़ा मोड़ी जो चीज फसल सब डर गई। हमरे तो एक जन कुछ नहीं और 2 जनों के काटे और जाई सब आई सरेंज के आएंगे, इनको तो कच्चू नहीं करो। ये 2 घर के करिए अकेले, हमरे भाई स्वर जे जाई सब आई सरेंज जाएगी, इनको तो कच्चू नहीं करो। तो इस कार्रवाई पर इन ग्रामीणों के बड़े सवाल हैं कि आखिर 2 या 3 परिवारों पर ही कार्रवाई की गाज क्यों? भाई, इस किसान द्वारा कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के उन कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं कि पैसे लेते थे और एक किसान उनसे खेती करवाते थे। अब देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई और आरोप प्रत्यारोपों के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं और आगे इस पूरे अतिक्रमण विरोधी मुहिम को जारी रखा जा सकता है या फिर आज की तरह ही ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।